हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 10 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल के साथ मिलेगी क्विज आपको एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा दोस्तों टेक्स्ट बुक पर विन विन वीकेंड का ऑफर चल रहा है और ये सिर्फ आज तक के लिए है, यानी कि 10 जुलाई तक के लिए है। यहाँ पर अगर आप जाकर के कूपन कोड यूज करते हो एमजीटी, तो आपको कोई भी टेक्स्ट बुक पास लेने पर, चाहे आप 1 ईयर वाला लो तो 1 ईयर वाला टेक्स्ट बुक पास लेने पर आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, 18 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। और सिर्फ ये 375 में मिल रहा है, यानी आपको 124 रुपए का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो आप अभी जाइए, कूपन कोड में यूज कीजिएगा एमजेटी और टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करके टेक्स्ट बुक पास को परचेज कीजिए। याद रखिएगा, ये केवल आज तक के लिए है, यानी कि 10 जुलाई तक के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, जैसे ग्रुप डी हुआ या फिर आने वाले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो यहाँ पर आपको उसके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो मॉक टेस्ट भी मिलेगा, प्लस अच्छा खासा कंपटीशन भी मिलेगा स्टूडेंट का, जिससे आप अपनी रैंक भी प्रॉपरली देख पाओगे। तो यूज कीजिए कूपन कोड एमजेटी और 25% का डिस्काउंट पाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की, कहीं भूल ना जाओ। कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई है। और पीयूष गोयल के इस्तीफे के बाद अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं, इनको G20 का नया शेरपा बनाया गया है। और वहीं गीता गोपीनाथ दोस्तों आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बन गई हैं। गीता गोपीनाथ आपको पता होगा, ये सेकंड दोस्तों डिप्टी डायरेक्टर हैं, यानी कि सेकंड सबसे बड़ी पद पर हैं आईएमएफ के। पहले ये केवल चीफ इकोनॉमिस्ट थे, अब प्रमोशन हो गया है। अभी हाल ही में भारत को 4 वर्षों के लिए यूनेस्को के अंतर सरकारी पैनल में चुना गया है। और दिल्ली सरकार के द्वारा मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने हरियाली महोत्सव आयोजित किया है। और आर दिनेश भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है और ऋषि सुनक वगैरह ने भी इस्तीफा दे दिया, यानी कि 41 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। सुरंजन दास दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, इन 3 प्राइवेट बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। ये तो टॉप 10 के क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, जो कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे, जिनका आपने रिवीजन कर लिया। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में 13 एक्सप्रेस वे वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां अब 13 एक्सप्रेसवे होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ही नहीं, ये अगर 13 एक्सप्रेसवे सब के सब बन जाते हैं, अभी इसमें बहुत सारे निर्माणाधीन हैं, अगर ये सब के सब बन जाते हैं तो दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश होंगे जिनसे ज्यादा एक्सप्रेसवे केवल भारत के एक राज्य में होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, यूपी बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव 13 एक्सप्रेसवेज। तो 13 एक्सप्रेसवे वाला सबसे बड़ा नेटवर्क होगा उत्तर प्रदेश में। अभी 16 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं 16 जुलाई को। तो ये भी आप याद रखेंगे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो होगा ये बुंदेलखंड को दिल्ली से डायरेक्टली जोड़ेगा, जिसके तहत चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा, ये सभी जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो कवर अप होंगे। अच्छा, अब यूपी के 13 के 13 एक्सप्रेसवेज हैं कौन? यहाँ पर देखिए दोस्तों, 6 तो अब बन चुका है और अभी 7 और निर्माणाधीन है। ठीक है ना? तो देखिए कौन कौन है। यमुना एक्सप्रेसवे है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। ठीक है, ये तो बन चुके हैं। और निर्माणाधीन में अभी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे है, और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे है, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे है, और गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे है।
ठीक है, ये टोटल 13 एक्सप्रेस वेज होने वाले हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपसे पूछा जाए हवाई पट्टी से सुविधाओं से लैस कितने एक्सप्रेस वे हैं, तो देखिए दोस्तों, हवाई पट्टियां जहां जहां पर हैं उसमें आपको दिख जाएगा आगरा एक्सप्रेस वे, इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है जो, ठीक है ना। 3 एक्सप्रेस वे ऐसे हैं जहां पर हवाई पट्टियां भी हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश आया है, उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश आप मैप में देख पाओगे, यहाँ पर है उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये 8 राज्यों से सबसे ज्यादा और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। किससे किससे, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे उत्तराखंड से शेयर करता है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, इसके अलावा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से शेयर करता है, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन सब राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही साथ नेपाल देश से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। लखनऊ इसकी कैपिटल है। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर हैं। राजेश बिंदल हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। यहाँ पर झीलों की अगर बात करें तो रामगढ़ ताल है, सुरहा ताल है, गोविंद वल्लभ पंत सागर है, मोती झील है। गोविंद वल्लभ पंत सागर ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दुधवा नेशनल पार्क, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये प्रमुख यहाँ के नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व हैं। आपको आज कमेंट करके बताना है दुधवा नेशनल पार्क ये कहां पर स्थित है। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था एग्जाम में, किस जिले में स्थित है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं दोस्तों परितोष त्रिपाठी। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस अपॉइंट्स परितोष त्रिपाठी एज एमडी एंड सीईओ। तो इनको नियुक्त किया गया है। किसकी जगह पर आए हैं ये पीसी कांडपाल की जगह पर आए हैं। किसकी जगह पर, पीसी कांडपाल की जगह पर आए हुए हैं। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है दोस्तों विक्टर एक्सल सेन ने। मलेशिया ओपन 2022, यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, विक्टर एक्सल सेन बीट्स मोमोटा केंटो। तो विक्टर एक्सल सेन ने मोमोटा केंटो को हरा करके पुरुष सिंगल का खिताब जीता है, यानी कि मेन सिंगल का खिताब जीता हुआ है। और वहीं अगर आगे आप देखेंगे तो यहां पर लिखा है रचानोक इंतानोन इज इज पास्ट चेन यूफेई टू विन मलेशिया ओपन, यानी कि रचनानोक इंतानोन जो हैं इन्होंने जीता है विमेन सिंगल। क्या जीता है, विमेन सिंगल का खिताब जीत लिया है। क्लियर है ना। तो विक्टर एक्सल सेन जो है दोस्तों ये कहाँ के हैं, ये डेनमार्क के हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ये डेनमार्क के रहने वाले हैं और इन्होंने अभी हाल ही में ये जीता है। कहां पर आयोजित हुआ, कुआलालंपुर मलेशिया में ये आयोजित हुआ था। 12वां इस बार का संस्करण था। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा आयोजित कराया जाता है। महिला एकल में बात करें हम लोग तो रचनॉक इंतानोन ने जीता है और ये थाईलैंड की रहने वाली। अच्छा, मेंस डबल्स की अगर बात करें तो ताकुरो होकी ने जीता है और युगो कोबायाशी, इन दोनों की जोड़ी ने जीता है। महिला युगल या कहें कि विमेंस डबल्स की बात करें तो अपियानी रेहाउ सिटीफादिया सिल्वा, इन दोनों की जोड़ी ने जीता है। मिक्स डबल्स में झेंग सिवई और हुआंग याकियोंग ने जीता है। टेंशन मत लीजिए, इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ये पूछा भी नहीं जाता है। आपको केवल विमेन सिंगल और मेन सिंगल याद रखना है। क्लियर है ना। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1934 को हुई थी। कुआलालंपुर मलेशिया में ही इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं पाउल एरिक होयार लार्सन। अगला देखते हैं, किस राज्य के वन विभाग ने चेन कुरुंजी अभियान शुरू किया। तो चेन कुरुंजी अभियान अभी हाल ही में शुरू किया है केरल ने। केरल राज्य सरकार ने वहां के वन विभाग के द्वारा ये लॉन्च करवाया हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, केरला फ्लूड में निप कुरुंजी ब्लूमिंग इन द वर्ल्ड फॉरेस्ट डेप्थ डेनिस एनी एनिमल कैजुअलिटी। तो एक्चुअली में ये जो चेन कुरुंजी जो है ना, ये वहां का एक स्थानीय एक प्रजाति है, ग्लूटा ट्रेवेनकोरिका। तो इसी को स्थानीय रूप से वहां पर चेन कुरुंजी कहा जाता है। ठीक है ना। तो चेन कुरुंजी जो है एक प्रकार से पौधे ही टाइप का है, उसी की प्रजाति है एक प्रकार से। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और, वो जिस जगह पर पाई जाती है उस जगह की वजह से वहां का नाम जो है ना वो सेंदुरनी वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ा हुआ है। ठीक है। ये सभी टर्म है जो नाम आपको मिल रहे हैं ये सभी केरल में है, क्योंकि तो इसीलिए दक्षिण भारत की लैंग्वेज में है। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी में लिख रहे हैं तो सेंदुरनी और चेन कुरुंजी थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। ठीक है। अगस्त्यमाल्या बायोस्फीयर रिजर्व में तो ये पाया जाता है उस जगह पर। तो फिलहाल
ये जो अभियान शुरू किया गया है चेन कुरुंजी अभियान, ये इसलिए शुरू किया गया है जिससे इस पौधे का संरक्षण किया जा सके, मतलब इसको ये जो विलुप्ति के कगार पे है इसको बचाया जा सके। एक्चुअली में इसका जो पुनर्जनन है ये बहुत कम है, इसका जो दोबारा से समझ लीजिए रिप्रोडक्शन वाला जो साइकिल है वो बहुत कम है, तो इस वजह से इसको बचाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। क्लियर है ना, याद रखिएगा ये एक पौधा है। अगला यहाँ पर केरल के बारे में आप जान पाओगे। केरल जो है यहाँ पर आपको मैप में दिख रहा है, ये अपना बॉर्डर शेयर करता है कर्नाटका से और तमिलनाडु से। तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है। सीपीआईएम पार्टी से पिनराई विजयन यहाँ के हैं करंट टाइम पर सीएम। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं और एस मणि कुमार यहाँ के हैं चीफ जस्टिस। क्लियर है बिल्कुल। अगला है 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 36वां राष्ट्रीय खेल दोस्तों ये गुजरात में आयोजित किया जाएगा। लगभग 7 सालों के बाद नेशनल गेम्स एक बार फिर से शुरू होने जा रहे हैं और इस बार ये गुजरात में आयोजित किए जाएंगे राष्ट्रीय खेल। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, गुजरात टू होस्ट 36th नेशनल गेम फ्रॉम सितंबर 27 टू अक्टूबर 10। ठीक है, तो ये आयोजित किया जाएगा और गुजरात के 6 शहरों में बेसिकली आयोजित होगा, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले ही कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने दोस्तों अहमदाबाद में ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है, यानी कि वहां पर ओलंपिक लेवल की जगह जगह पे, मतलब कुल मिला करके अहमदाबाद में कई कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को मिला करके बनाया जा रहा है जिससे ओलंपिक जैसे बड़े खेल, बड़े इवेंट वहां पर होस्ट कराए जा सके। तो आपको अब अमूमन देखने को मिलेगा दोस्तों आने वाले 2-3 सालों में कि मैक्सिमम जो बड़े बड़े टूर्नामेंट होंगे वो गुजरात में ही आयोजित आपको देखने को मिलेंगे। कारण क्या है इसके पीछे, क्योंकि दोस्तों भारत ये दिखाएगा साफ साफ कि देखो यहाँ पर मैंने बड़े बड़े टूर्नामेंट आयोजित करवाए हुए हैं और मैं ओलंपिक भी आयोजित करवा सकता हूँ। इस वजह से ये संदेश जाएगा और ओलंपिक कमेटी में जब वोटिंग होगी आईओसी में कि 2036 वाला ओलंपिक कहां पर हो, तो उसमें अगर भारत को वोट मिलता है अच्छा खासा, तो भारत में 2036 में ओलंपिक हो सकता है और भारत बन जाएगा दोस्तों ऐसा देश जहां पर ओलंपिक हो रहा होगा, भारत में पहली बार होगा। फिलहाल यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। 7 सालों के बाद दोस्तों ये आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय खेल। 34 खेल इस बार खेले जाएंगे जिसमें 7,000 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। पिछला संस्करण 2015 में हुआ था, केरल में हुआ था। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। गुजरात के बारे में भी जानते चलो। गुजरात यहाँ पर आप मैप में देखोगे राजस्थान से बॉर्डर शेयर करता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करता है। महाराष्ट्र से तो अलग ही हुआ था, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए थे। गांधीनगर यहाँ की कैपिटल है। भूपेन्द्र भाई पटेल यहाँ के करंट टाइम पर बीजेपी पार्टी से सीएम है। आचार्य देवव्रत गवर्नर है। अरविंद कुमार जी यहाँ के हैं चीफ जस्टिस। क्लियर है। गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है। अगला, हाल ही में पीएनबी ने किस सेना के साथ पीएनबी रक्षक प्लस योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो पंजाब नेशनल बैंक ने दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के साथ एक एमओयू पर साइन किया हुआ है जो कि पीएनबी रक्षक प्लस योजना के तहत होगा। और इस योजना के तहत पीएनबी जो है दोस्तों ये एयरफोर्स के ऑफिसर्स को और जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हो चुके हैं उनको ना सिर्फ बीमा कवर प्रोवाइड कराएगी बल्कि और भी बहुत सारे फीचर्स और भी वित्तीय लेन देन जो भी चीजें होंगी उसमें भी पीएनबी की मदद ली जाएगी। तो इसके लिए पीएनबी ने इंडियन एयरफोर्स के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख ही पाओगे अच्छे से। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा वगैरह के लिए यहाँ पर भी ये मदद करेगा। दुर्घटना बीमा, हवाई दुर्घटना बीमा, ये सभी शामिल है इसमें। बेसिकली इंश्योरेंस के लिए ही है ये डील, लेकिन और भी चीजों में और भी जो छोटे मोटे लाभ होंगे, पैकेज होंगे, उसमें भी ये हेल्प करेगा। तो इसके तहत 50 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर है, 1 करोड़ रुपए तक का हवाई दुर्घटना बीमा कवर है। ठीक है, और व्यक्तिगत दुर्घटना अगर अस्थायी विकलांगता होती है तब 50 लाख रुपए तक का कवर है। यही सब है इसमें। चलिए, फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे अच्छे से पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1894 में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अतुल कुमार गोयल जी यहाँ पर नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 को दोस्तों 2 बड़े बैंक विलय किए गए, एक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, एक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। जब 10 बड़े बैंकों का विलय हुआ था 4 बैंकों में, तो उसमें एक पीएनबी भी था जिसमें ये दोनों बैंक जो है विलय किए गए थे। पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन है दोस्तों, द नेम यू कैन बैंक अपॉन।
ओके, एयरफोर्स के बारे में बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। 8 अक्टूबर को इसलिए हम लोग एयरफोर्स डे मनाते हैं, इंडियन एयरफोर्स डे। और मुख्यालय है नई दिल्ली में, और करंट टाइम पर जो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं वो हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी लॉन्चेस स्वनिधि महोत्सव। ठीक है, तो ये दोस्तों आजादी के 75वें महोत्सव को देखते हुए आयोजित किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, स्वनिधि महोत्सव। अब देखिए ये 9 से 31 जुलाई तक मनाया जाएगा, इसी महीने में 9 जुलाई से 31 जुलाई तक ये मनाया जाएगा 75 सिटीज अक्रॉस 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में मिला करके। स्वनिधि जो है, देखिए स्वनिधि, स्वनिधि एक दिन मैंने आपको इसका अर्थ बताया था बहुत अच्छे से। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये एक योजना थी बेसिकली। ये जो कोविड के टाइम पर योजना लॉन्च की गई थी स्वनिधि योजना, इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को दोस्तों 10,000 रुपए तक के लोन दिए जा रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक और पॉइंट इसी से रिलेटेड रिवाइज करवाया था आपको, स्वनिधि से समृद्धि, स्वनिधि से समृद्धि योजना, ये भी अभी आई है हाल फिलहाल में योजना। तो स्वनिधि से समृद्धि योजना और स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना इसका पूरा नाम है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। तो इन दोनों योजनाओं को आप याद रखेंगे, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। तो फिलहाल ये स्वनिधि महोत्सव अभी शुभारंभ किया गया है, 9 से 31 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। अगला, अच्छा ग्रुप डी का जीएस बैच है दोस्तों, ऑफर तो एंड हो चुका है, बहुत सारे बच्चों ने इसे एनरोल किया हुआ है। अगर आपने नहीं लिया है तो आप इसे ले सकते हो। फिलहाल के लिए लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं पीडीएफ के साथ जो आपको यहाँ पर मिल रही हैं। अच्छा, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की जो लोग तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की, वो लोग कमेंट बॉक्स में आज बताओगे आप लोग, ये कोर्स लॉन्च होने जा रहा है आज, तो आप लोग कमेंट करके बताओगे कि ये कोर्स लॉन्च किया जाए तो इसमें क्या क्या फीचर्स आपको चाहिए। ठीक है ना, तो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी बैच आज आपके लिए अनाउंस किया जाएगा। तो संडे चर्चा है, आज संडे है तो संडे चर्चा होगी ही, उसमें मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स बताऊंगा। गूगल प्ले स्टोर से एमजेटी ऐप जरूर डाउनलोड करके रखिए, वहीं पर आपको सारा कुछ मिलने वाला है। ग्रुप डी का त्रिनेत्र बैच है ये, इसको आप ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में आर के गुप्ता जी को दोस्तों उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके नीचे होते हैं 2 चुनाव आयुक्त जिन्हें हम लोग इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, और अब इन्हीं की सहायता के लिए उप चुनाव आयुक्त हुआ करते हैं। ठीक है ना, तो इन्हीं उप चुनाव आयुक्त के पद पर आर के गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब राजीव कुमार हो गए हैं, कुछ दिन पहले ही न्यूज आई थी और मैंने आपको बताया हुआ था। अब इलेक्शन कमिश्नर में जो 2 इलेक्शन कमिश्नर होने थे उनमें से एक ही बचे हुए हैं, अभी एक नए नियुक्त नहीं हुए हैं, एक ही हैं। कौन है कमेंट बॉक्स में बताओ, अभी मैं आपको आगे बता ही रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, आर के गुप्ता अपॉइंटेड डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है ना, तो ये आर के गुप्ता जो है ये सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। तो 28 फरवरी तक अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक ये उपचुनाव आयुक्त के रूप में काम करेंगे अगली साल तक। क्लियर है, आर के गुप्ता जी टी श्रीकांत की जगह पर ये आएंगे। तो अनूप चंद्र पांडे जी दोस्तों अभी इकलौते चुनाव आयुक्त हैं, एक पद अभी खाली है। राजीव कुमार पहले थे लेकिन राजीव कुमार प्रमोट होकर के अब बढ़ गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अनुच्छेद 324 में दोस्तों भारतीय चुनाव आयोग के बारे में कहा गया है कि भारतीय चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था होगी, उस पर किसी भी सरकार का कोई दबाव या प्रेशर नहीं होगा। फिलहाल पहले ये 1993 के पहले दोस्तों हुआ करता था, केवल एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करता था, लेकिन इसको आगे चल करके त्रिस्तरीय कर दिया गया, यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त और नीचे 2 चुनाव आयुक्त कर दिए गए। तो ये क्वेश्चन भी बना हुआ एग्जाम में, ये भी आप याद रखेंगे, 1993 के बाद हुआ था ऐसा। भारत का पहला चुनाव आयुक्त तो पूछा जाए तो आप बताएंगे सुकुमार सेन, ये भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। क्लियर है, आगे देखते हैं। हाल ही में किसने अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अक्षय पात्रा फाउंडेशन के द्वारा अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का जो बनाया गया है उसका उद्घाटन किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट न्यू मिड डे मील किचन इन वाराणसी। वाराणसी में ये स्थापित किया गया है अक्षय पात्रा फाउंडेशन। दोस्तों अगर आपको पता हो
तो जो इस्कॉन है ना, इस्कॉन मंदिर है ना, उसी के द्वारा अक्षय पात्रा फाउंडेशन चलाया जाता है। इस्कॉन बोले तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस, तो उसी के द्वारा अक्षय पात्रा फाउंडेशन चलाया जाता है, जिसके तहत दोस्तों भोजन वगैरह कराए जाते हैं। और मिड डे मील के बारे में तो आप जानते ही हो दोस्तों कि स्कूलों में जो दोपहर में भोजन प्रोवाइड कराया जाता है उसी के लिए उसी को कहते हैं मिड डे मील, ठीक है ना। तो फिलहाल अगर पहली बार शुरुआत की बात की जाए, कहाँ शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था, तो 15 अगस्त 1995 को 2408 ब्लॉकों में सबसे पहली बार ये शुरू किया गया था मध्याह्न भोजन स्कीम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली किस स्थान पर है? तो विराट कोहली दोस्तों आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अब आ गए हैं 13वें स्थान पर। ये टॉप 10 से भी बाहर हो चुके हैं दोस्तों। 2016 के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है जब ये टॉप 10 से बाहर हुए हैं, 13वें स्थान पर आ गए हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, विराट कोहली फॉल्स आउट ऑफ टॉप 10 लेटेस्ट आईसीसी टेस्ट रैंकिंग, न्यू लो फॉर द इंडियन बैट्समैन सिंस 2016। विराट कोहली दोस्तों आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, एक लीजेंड खिलाड़ी है लेकिन इस समय फॉर्म में नहीं है। तो फिलहाल ये टॉप 10 से बाहर हो चुके हैं और 13वें स्थान पर आकर के पहुंच चुके हैं। फर्स्ट पर अगर बात करें तो जो रूट है इंग्लैंड के, सेकंड पर दोस्तों मार्नेस लबुसाने हैं ऑस्ट्रेलिया के, और स्टीव स्मिथ जो है ये तीसरे स्थान पर है। वहीं ऋषभ पंत 5वें स्थान पर है, रोहित शर्मा 9वें स्थान पर है। क्लियर है आईसीसी की रैंकिंग, यहाँ पर पूरी लिस्ट ही मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जो रूट फर्स्ट पर है उसके बाद फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ वगैरह सब आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको विराट कोहली देखने को मिल जाएंगे 13वें स्थान पर। क्लियर है। बहरहाल अभी टॉप 10 में 2 इंडियंस शामिल हैं। तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि वीडियो कैसी लगती है, और शेयर जरूर कर दिया करो जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की जो मैंने आपसे पूछ रखे थे। न्यूजीलैंड की पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कब जीता? 2019 में जीता था इन्होंने। 2019 नहीं कहेंगे, 2020 कहेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। चलिए 2020 में इन्होंने जीता था। वर्तमान में सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर है। क्लियर है। अब बात करते हैं आज के दिन के क्वेश्चंस की। आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है, कौन सा अभियान मानव तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ के द्वारा चलाया गया है? आरपीएफ के जो अन्य अभियान हैं उनको भी आप बताएंगे। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? आईएमएफ के दोस्तों वाल पर शामिल होने वाले कितने भारतीय अभी तक शामिल किए जा चुके हैं ये भी आप बताएंगे। ये जो वीडियो है इस वीडियो की क्विज और पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री में। तो एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप पाइए फ्री में क्विज सेक्शन में जाकर के फ्री क्विज डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ और फ्री पीडीएफ डिटेल्स के साथ ये आप एप्लीकेशन पर ही प्राप्त कर पाएंगे केवल। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।